प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने बात कर रहे थे दलित साहित्य की। आज हम दलित साहित्य में आगे पढ़ेंगे दलित साहित्य की शिल्पगत प्रवृत्तियाँ या दलित साहित्य की शिल्पगत विशेषताएं, यानी दलित साहित्य का निर्माण और उसके निर्माण की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, उन पर चर्चा करेंगे। हिंदी समीक्षक दलित साहित्य पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। जो आलोचना का क्षेत्र है, समीक्षा जगत है, उसमें दलित साहित्य पर आरोप लगाए जाते हैं, विविध प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। विशेष रूप से गुणवत्ता, भाषा और शिल्प को लेकर दलित साहित्य को खारिज करने वाले आलोचक हिंदी में बहुत हैं। यानी कुछ लोगों को कहना है कि इनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, विषय वस्तु अच्छी नहीं है। कुछ कहते हैं कि इनकी भाषा बड़ी बेहूदी है, खराब है, ये स्थानीय भाषा या ग्रामीण भाषा के चलताऊ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कहते हैं कि इसकी शिल्प बनावट ही खराब है। साहित्य की पहचान और परख अब तक रस, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक आदि सौंदर्य शास्त्रीय कसौटी पर होती रही। यानी सौंदर्य शास्त्र में किसी जमाने में काव्य शास्त्र में जो मापदंड निर्धारित किए गए थे, उसी के आधार पर साहित्य के निर्धारण आज भी हो रहा है। यानी जिसमें रस हो, छंद हो, अलंकार हो, बिंब, प्रतीक, विधान हो, ये सारी की सारी चीज़ें, इस कसौटी पर यह साहित्य खरा नहीं उतरता। साहित्य को महान और सर्वश्रेष्ठ कला माना जाता रहा है। दलित चिंतन साहित्य के इस महानतावादी कला दर्शन को इनकार देता है। थे तारे साफ करता रहो, मैं कह जाऊँगा मेरे। इसकी सोच में साहित्य संप्रेषण का सशक्त वाणी व्यवहार है। जो साहित्यिक समीक्षक हैं या जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि साहित्य के माध्यम से संप्रेषण होता है और विचारों का संप्रेषण होता है, ये सशक्त माध्यम है। इसके लिए उद्देश्य प्रधान है, कला नहीं। दलित साहित्यकार कहते हैं कि आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, भले ही उसमें कलाकारी हो या ना हो। रस, छंद, अलंकार नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। ये कहते हैं कि उद्देश्य महान होना चाहिए, कार्य करने का तरीका भिन्न हो सकता है। अतः ये भाषा, शैली और शिल्प की परवाह नहीं करता, जितनी की युक्ति की स्पष्टता की। दलित साहित्यकार स्पाट बयानी में विश्वास रखता है। वो कहता है कि लगाव और बनावटीपन से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय और मुक्ति, और सामाजिक न्याय और मुक्ति के लिए लाग लपेट की भाषा कतई स्वीकार्य नहीं है। दलित रचनाकार अपने परिवेश एवं समाज से के गहरे सरोकारों से जुड़ा है। वह जिस परिवेश में जीता है, जिस समाज में वह रहता है, वहाँ के जो घटनाएं हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। वह अपने निजी दुख से ज़्यादा समाज की पीड़ा को महत्व देता है। दलित साहित्यकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने व्यक्तिगत दुख को दुख नहीं मानता। उसका मानना है कि समाज दुखी है और समाज के दुख को, समाज की पीड़ा को वह साहित्य के माध्यम से लोगों के सामने लाना चाहता है। जब वह मैं शब्द का प्रयोग करता है या कर रहा होता है तो उसका अर्थ हम ही होता है। दलित साहित्यकार जब मैं शब्द का प्रयोग करता है तो वह केवल अपनत्व की व्यक्ति नहीं है। वह अपने आप के बारे में नहीं कहता, उसका मैं जो है वो हम अर्थात संपूर्ण समाज की बात करता है। वह अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करता, वह समाज की पीड़ा व्यक्त करता है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी से बहुसंख्यक जन समुदाय झेलता आया है। सामाजिक चेतना उसके लिए सर्वोपरि है। अपने समाज के दुख दर्द उसे ज़्यादा पीड़ा देते हैं और अपने समाज के सुख दर्द को व्यक्त करने के लिए रस, छंद, अलंकार की आवश्यकता नहीं है। उनके उन्मूलन के लिए जिस पीड़ा को वह भोग रहा है, जिस संतरास को वह भोग रहा है, उस दुख को जो मिटाने के लिए उसने अपने लेखन का रास्ता चुना। वह लोगों को अपने लेखन के माध्यम से, कहानी और उपन्यास और आत्मकथाओं के माध्यम से बताना चाहता है कि हमने ये भोगा है। दलित साहित्य पर होने वाली चर्चाओं में बार बार उभरती रही कि हिंदी आलोचना की मुख्य धारा का दलित लेखक के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं है। ये बात भी बार बार उठी कि हिंदी आलोचना क्षेत्र के जो आलोचक हैं, जो साहित्य की मीमांसा करते हैं, जो साहित्य की आलोचना की दृष्टि से परख करते हैं, उनका दलित साहित्य के प्रति दृष्टिकोण एकांगी है। वह दलित साहित्य को महत्व नहीं दे रहे। ये बात कहने सुनने में हो सकता है कि हास्यास्पद लगे, लेकिन हिंदी के हर बौद्धिक विमर्श में दलित लेखन पर लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, वो सवाल वक्त के आगे प्रागैतिहासिक काल के सवाल होते हैं। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं, ऐसे सम्मेलन होते हैं, साहित्यिक सम्मेलन होते हैं, उनमें दलित साहित्य की भाषा को लेकर के, उसके शिल्प विधान को लेकर के, उनकी प्रस्तुति को लेकर के और साहित्य के मापदंड पे वो खरे नहीं उतरते, इस बात को लेकर के बड़ी चर्चाएं होती हैं।
और जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल ऐसा लगता है जैसे किसी आदिम जमाने के सवाल हैं जिस समय मनुष्य पशुवत था। ऐसा ही एक सवाल ये है कि क्या दलित पीड़ा की व्यक्ति के लिए दलित होना जरूरी है। एक ये सवाल भी उठाया गया कि स्वानुभूति और सहानुभूति का जो द्वंद्व चला, तो क्या किसी दलित की बात को कहने के लिए दलित होना जरूरी है? क्या गैर दलित व्यक्ति दलित की बात नहीं कह सकता? यानी जो आदमी दलित नहीं है वह भी तो दलित के दुख दर्द को व्यक्त कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? इस सवाल पर टिप्पणी करते हुए रविंद्र त्रिपाठी लिखते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि दलितों के बारे में लिखने के लिए दलित होना कतई जरूरी नहीं है और हर लेखक अपनी सहज संवेदनशीलता की वजह से किसी भी दलित लेखक की तरह दलित साहित्य लिखता है, ये निष्कर्ष सही नहीं है। यानी कोई ये मानता है कि दलित साहित्य लिखने के लिए, दलित के विमर्श के लिए दलित होना जरूरी नहीं है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि ये सही नहीं है। वह आदमी सही नहीं लिख सकता, वह सही न्याय कर ही नहीं सकता। जो स्वयं दलित नहीं है, जिसने स्वयं ने कुछ भोगा नहीं है, वह संभवतः दलित की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता। दलित साहित्य में अंतर्निहित पीड़ा एवं चेतना को विश्वम से जुड़ा पाते हैं, उन्हें अपनत्व का भाव महसूस होता है। दलित साहित्य के जो लेखक हैं वो किसी भी व्यक्ति की पीड़ा, अपने समाज के किसी भी व्यक्ति की पीड़ा, दुख या दर्द या उसके कष्टों को लिखते हैं तो उस दुख दर्द और पीड़ा से वे स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये अपने अंदर बीत रही है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को भोगा है। ऐसा दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ये तभी संभव है जब रचनाकार की पीड़ा प्रमाणिक हो या रचनाकार की अभिव्यक्ति में प्रमाणिकता हो। यानी केवल देख करके लिखना वर्णन मात्र होगा, अनुभूत सत्य नहीं हो सकता। अनुभूत सत्य के लिए प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है, जो कि गैर दलित लेखक में नहीं हो सकती। भाषा के स्तर पर भी दलित साहित्य की व्यंजना ज़्यादा सजीव है, क्योंकि एक दलित की पीड़ा जिस सघनता से दूसरा दलित अनुभव करता है, अन्य नहीं। यानी देखिए, दलित की पीड़ा को जो है वो दलित अनुभव कर सकेगा, दूसरा कैसे अनुभव कर सकेगा? दूसरा नहीं कर सकता। ये तभी संभव है जब जिस पीड़ा को वह अभिव्यक्त कर रहा है, जिस पीड़ा को लिख रहा है, वो पीड़ा उसने स्वयं भोगी है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि एक दलित पीड़ा को व्यक्त कर सकता है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने भोगा है, उसने निकटतम देखा है। नदी में तैरना कैसे होता है, क्या होता है, वही आदमी जानता है जो नदी किनारे रहता है या तो नदी के आसपास रहता है। दूर रेगिस्तान में रहने वाला आदमी नदी के बारे में क्या बता सकता है, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं नदी को। अब तक लिखा गया साहित्य, चाहे उससे दलित ने लिखा हो या गैर दलित ने, इसका प्रमाण है। डॉक्टर प्रभा मुखर्जी लिखती हैं, जब लेखक और पाठक जातीय, वर्गीय, वंश एवं लिंग के आधार पर व्यक्त हो तब सौंदर्य पर गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता। सौंदर्य पर गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभा मुखर्जी लिखती हैं कि लेखक और साहित्यकार और पाठक जब जाति, वर्ग और वंश में बढ़ जाता है, लिंग के आधार पर बढ़ जाता है, तो फिर सौंदर्य और गुणवत्ता का कोई मायना नहीं रहता। वो जो चीज़ में है वही देखेंगे। इसलिए ये बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि गैर दलित के द्वारा लिखा हुआ साहित्य भी अच्छा साहित्य हो सकता है दलितों के बारे में, ना।